नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। 3 से 4 दिनों की छुट्टी के बाद अब एक बार फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं और आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उसका ताल्लुक राजधानी दिल्ली से है। साल है 2017। 2017 की किसी एक तारीख को देर रात को एक शख्स अपने घर लौटता है। उसका भरा पूरा परिवार है। घर में बुजुर्ग माँ है जो ग्राउंड फ्लोर में रहती हैं और ऊपर का फ्लोर जो है उसमें खुद वो शख्स, उसकी बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 6 साल के बीच की है वो रहते हैं। तो जब वो शख्स रोज़ की तरह उस दिन भी अपने घर लौटता है तो रात को जैसे ही अपने घर एंटर करता है, सामने जो मंजर होता है उसे देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं, मुंह से चीख निकल जाती है। वो घबराता हुआ बाहर चला आता है और उसके बाद चिल्लाकर लोगों को बुलाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पति की चीखें सुनकर ऊपर के माले में रहने वाली उनकी जो बीवी हैं वो भी बाहर आती हैं और फिर सामने वो देखती हैं कि उनकी बुजुर्ग माँ की लाश पड़ी हुई है। यानी ये जो शख्स घर के अंदर आया था उसकी बुजुर्ग माँ और जो बहू है ऑब्वियसली उसकी मदर इन लॉ यानी सास। ये जो बुजुर्ग महिला है इनकी लाश अधजली हालत में पड़ी हुई थी और इसके अलावा वहाँ सीन ऑफ क्राइम में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे देखकर ये लगता कि इस महिला के साथ कोई ज्यादती हुई हो या किसी ने इस महिला पर कोई हमला किया हो। ऐसी कोई चीज़ विजिबली वहाँ दिख नहीं रही थी। तो लेकिन लाश तो लाश है। उसे देखकर बेटा घबरा गया और उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पूर्वी दिल्ली की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू की जाती है। पुलिस जब सीन ऑफ क्राइम को विजिट करती है तो वो कुछ चीज़ों को गौर करती है, कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती है। वो ये देखती है कि घर के ग्राउंड फ्लोर पर बुजुर्ग महिला की लाश है और लाश से सरसों तेल की बहुत ज़्यादा बू आ रही है और वो डेड बॉडी जो है आधी जली हुई हालत में है। आमतौर पर कोई भी ऑयल जो है वो इनफ्लेमेबल तो होता है, ज्वलनशील होता है वो, लेकिन सरसों तेल ऑब्वियसली केरोसिन की तरह, पेट्रोल या डीजल की तरह ज्वलनशील नहीं होता। इसीलिए शायद आग जो है वो पूरी तरह से उस लाश को जलाकर राख करने में कामयाब नहीं हुई है, ऐसा उस डेड बॉडी को देखकर पुलिस को लगता है। साथ ही पुलिस ये देखती है कि बुजुर्ग महिला की जो छड़ी है, जिस वॉकिंग स्टिक है जिसके सहारे वो चलती थी, वो वॉकिंग स्टिक भी उन्हीं की डेड बॉडी के पास पड़ी हुई है। तो ये अपने आप में बहुत एक अजीब सी बात थी। सीन ऑफ क्राइम को देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर इस महिला के साथ हुआ क्या है। क्या किसी ने बाहर से आकर महिला की जान ले ली या ये कोई एक्सीडेंटल डेथ है। पुलिस जब बगल में किचन तक जाती है तो पुलिस देखती है कि किचन का भी सारा सामान इंटैक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ सरसों तेल की एक बोतल जो है वो खुली हुई हालत में किचन के स्लैब पर रखी है और साथ ही उसका ढक्कन भी बगल में रखा हुआ है। तो ये सब कुछ देखकर पुलिस कंफ्यूज्ड हो जाती है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि ये मामला एक्सीडेंटल डेथ का है या फिर कोई मर्डर है, क्या है। लेकिन पुलिस इस बात पर हैरान होती है कि जिस घर में इस महिला की मौत हुई उसी घर में एक और महिला 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। बच्चे तो खैर काफ़ी छोटे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 6 साल का एज ग्रुप है सारे बच्चों का, मतलब 6 साल से नीचे। तो जो महिला है उसे एक बार भी ये पता कैसे नहीं चला कि ग्राउंड फ्लोर में उसकी सास जो है उसके साथ कोई अनहोनी हो गई, कोई उसे आकर मार गया या एक्सीडेंटली ही वो आग का शिकार बन गई। ऐसा कैसे हुआ? क्या उन्होंने शोर नहीं मचाया? ये सारी बातें जो है वो पुलिस को हैरान कर रही थी। पुलिस ने इस सारे मंजर को देखकर पुलिस को ये लग रहा था कि इस मामले में किसी इनसाइडर का भी हाथ हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कोई आउटसाइडर हो। तो पुलिस सबसे पहले शुरुआत करती है उस बहू से, उस महिला से पूछताछ करने से जिसकी बुजुर्ग सास की मौत हुई थी। उस महिला का नाम, जिनकी मौत हुई, उनका नाम था स्वर्ण कौर। उम्र थी 62 साल और जो बहू है उसका नाम है कंचन। तो कंचन से पुलिस पूछताछ करती है और कंचन से कहती है कि आपने कैसे एक बार भी कोई चीख नहीं सुनी, आपको कोई खटका, कोई आवाज़, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा? नीचे आपकी
सासू माँ जो है वो जलकर मर गई। तो वो महिला कहती है कि वाकई मैंने कोई चीख नहीं सुनी, क्योंकि मैं ऊपर के फ्लोर में थी और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको लेकर बिजी थी, उनका ख्याल रख रही थी, उन्हें सुला रही थी और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। ये तो तब पता चला जब मेरे पति घर आए और उनकी चीखें मैंने सुनी, तब मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया। फिर मैं नीचे आकर मैंने ये सारा कुछ देखा। तो पुलिस ने पूछा, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, मतलब घर के अंदर ऐसा कौन घुस आया होगा। तो महिला ने 2 बातें कही। एक तो महिला ने कहा, हो सकता है कि कोई बाहर का आदमी आया हो जिसने हमारी सास की जान ले ली, मेरी सास की जान ले ली, और इरादा लूटपाट का रहा हो, कामयाब नहीं हुआ हो। एक तो ये बात हो सकती है। और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि शायद वो किचन में कुछ काम करने की कोशिश कर रही थी और सरसों तेल उनके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से वो आग की चपेट में आ गई, झुलस गई। तो इन दोनों ही बातों पर पुलिस को बहुत ज़्यादा, इस थ्योरी पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो पा रहा था। उसकी वजहें थी। ये लूटपाट वाली वजह पर इसलिए पुलिस यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में कोई भी सामान जो है वो बिखरा हुआ नहीं था। प्लस अगर कोई इस तरह का क्लेम करता है तो ऑब्वियसली पुलिस उसे वेरीफाई करती है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, आसपास के लोगों से पूछताछ करके हो। तो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध गतिविधि आसपास के इलाके में नज़र नहीं आई। घर का कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था, तो लूटपाट जैसी कोई बात भी पुलिस को समझ में नहीं आई। और जो एक्सीडेंट वाली बात है वो भी बड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि सरसों तेल किसी के ऊपर गिर जाए और कोई आग का शिकार हो जाए, ऐसा आम तौर पर नहीं होता है। मतलब गैस से तो जलते हुए लोगों को देखा सुना है, केरोसिन से देखा सुना है एक्सीडेंटली, लेकिन कोई सरसों तेल से जल जाए, कुकिंग ऑयल से, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो इस बात पर भी पुलिस थोड़ा हैरान थी और थोड़ी परेशान थी। तो खैर, पुलिस अभी सारे ऑप्शंस जो है उसको एक्सप्लोर कर रही थी, और एक्सप्लोर करते हुए पुलिस ने सुमित से भी बातचीत की। सुमित स्वर्ण कौर का बेटा। सुमित के बारे में पुलिस को ये पता चला कि वो एक फास्ट फूड जॉइंट पे काम करता है और छोटी मोटी नौकरी है, और वो अकेला घर का कमाऊ मेंबर है और उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अपनी बीवी, 3 छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माता जी, और सुमित जो है वो काफ़ी बिजी रहता है और रात को रोज़ देर से ही लौटता है जब फास्ट फूड जॉइंट बंद हो जाता है। अब पुलिस सुमित से ये पूछताछ करती है कि ये बताइए कि आपकी बीवी के साथ आपकी सासू माँ के रिश्ते कैसे हैं। तो सुमित पहले तो हिचकता है क्लियरली जवाब देने से, लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं, वाकई आप जो पूछ रहे हैं मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ, मेरी वाइफ के साथ मेरी माँ के रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं हैं। तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, और लड़ाई की वजह जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर रोते हैं, और मेरी जो माँ है वो इस बात से नाराज़ होती है कि मेरी वाइफ बच्चों को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। तो इस तरह की छोटी मोटी बातों पर सास बहू के बीच में झगड़े भी होते हैं। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को ये भी पता चल गया कि उस फैमिली में कड़वाहट है, बिटरनेस है। अब पुलिस तय करती है कि वो बहू कंचन से एक बार और पूछताछ करेगी, और इस बार जब कंचन से पुलिस पूछताछ करती है तो कंचन जो लॉजिक्स, जो थ्योरी पुलिस के सामने रखती है, वो सारी थ्योरी को जो है पुलिस आउटराइटली रिजेक्ट करती है, और लॉजिकल तरीके से रिजेक्ट करती है, बताती है कि क्यों तुम्हारी कहानी में हमें सच्चाई नज़र नहीं आती। फिर जब कंचन से थोड़ी सख्ती से, या आप ये कहें कि मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ होती है, तो वो ये कबूल कर लेती है कि उसकी सासू माँ जो है न तो किसी गैर या बाहर के आदमी की वजह से मारी गई, उस हत्या का शिकार हुई, और न ही कोई एक्सीडेंट हुआ, बल्कि उसने खुद अपनी सासू माँ की जान ले ली थी और गुस्से में उसने उनकी हत्या कर दी। अब जब कंचन अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी तो पुलिस को पूरी कहानी जाननी थी, और कंचन के सामने सिवाय सच बोलने का और कोई चारा नहीं बचा था। तो पुलिस ने कंचन से पूछा कि आप हम बताइए कि कैसे ये घटना हुई, कैसे तुमने अपनी बुजुर्ग माँ की, सासू माँ की हत्या की। तो कंचन ने ये बताया कि मेरी सासू माँ से बहुत अच्छी बातचीत नहीं है, अक्सर हम दोनों के बीच में अनबन होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। जिस रोज़ की ये बात है, उस रोज़ यानी आज ही के दिन मेरा बेटा जो है वो काफ़ी ज़ोर से रो रहा था, ज़िद कर रहा था, वो मान नहीं रहा था। तो उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया, और जब मैंने थप्पड़ मार दिया तो मेरी सासू माँ ने इसका बहुत ज़ोर से विरोध किया। उन्होंने मुझे डांटा, और ये बात मुझे नागवार गुजरी, मुझे गुस्सा आ गया, और उस गुस्से में मैंने उन्हीं के वॉकिंग स्टिक से उनको छीनकर, उस स्टिक को छीनकर उनके सिर पर वार कर दिया। और जैसे ही मैंने उनके सिर पर वॉकिंग स्टिक से हमला किया, वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। मेरा इरादा उनका कत्ल करने का नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर ये बेहोशी से वापस आती हैं तो जाहिर है अपने बेटे को, यानी मेरे पति को, ये सारी बातें बताएंगी, और फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी होगी।
मैं जवाब देने लायक नहीं रहूँगी। तो फिर मैंने ये तय किया कि क्यों ना उनकी इस बेहोशी को उनकी मौत में बदल दिया जाए। और इसी इरादे से मैंने उनके किचन में जो चीज़ें थी, चाहे वो केरोसिन तेल हो या कोई भी चीज़ हो, उससे मैंने उनको आग लगाकर जला देना चाहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस नहीं मिला जिससे उनको मैं पूरी तरह से जला पाती। तो फाइनली जो सरसों तेल की शीशी मुझे मिली, उसी शीशी से जितना तेल मैं इन पर उड़ेल सकती थी, मैंने उड़ेल कर माचिस से आग लगा दी और मैं ऊपर चली गई। और ये सब कुछ बमुश्किल 15 से 20 मिनट के अंदर हो गया। इसके बाद चूँकि मैं इस घटना को अंजाम दे चुकी थी, तो मुझे पकड़े जाने का डर था, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में रही। लेकिन जब मेरे पति घर लौटे और उनकी चीखें मैंने सुनी, तो मुझे भी बाहर आना था। फिर मैं बाहर आई और उसके बाद अपने पकड़े जाने के पहले तक मैं लगातार इस मामले को लेकर झूठ बोल रही थी। तो पुलिस ने ये सारी बातें सुनी और पुलिस ने इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जो उसने बातें कही थी, पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को रिविज़िट किया। पुलिस ने देखा कि वाकई जो बुज़ुर्ग महिला की वॉकिंग स्टिक है, उस वॉकिंग स्टिक में भी एक क्रैक आ चुका है। और वो क्रैक इसलिए आ चुका है क्योंकि वॉकिंग स्टिक से बहुत ज़ोर से बहू कंचन ने स्वर्ण कौर के सिर पर वार किया था। तो उस वार की वजह से वॉकिंग स्टिक जो है वो क्रैक हो चुकी थी। प्लस जब पोस्टमार्टम हुआ तो स्वर्ण कौर के सिर पर वार किए जाने के निशान भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिले, जो इस बात का प्रमाण था कि कंचन जो है अपने सासू माँ के कत्ल को लेकर सही बात कह रही है। तो ये एक मुलजिम का कबूलनामा था, जिसके आधार पर पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। और एक हंसता खेलता परिवार, जिसमें हाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ लड़ाई झगड़े ज़रूर थे, लेकिन ये परिवार जो है ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने की वजह नहीं थी। लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयाँ कई बार कितनी बड़ी हो जाती हैं और नफ़रत के घाव कितने गहरे हो जाते हैं कि इंसान किसी की गुस्से में आकर जान ले लेता है। तो ये परिवार भी एक तरह से देखा जाए तो उसी तरह ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता, पुलिस ने तो खैर कंचन को गिरफ्तार कर लिया और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घटना 2017 की है। मुझे नहीं पता कि उसका जो पति है सुमित, अब वो अपनी बीवी से किस तरह से पेश आएगा। मतलब क्या वो कभी कंचन को पहले की तरह स्वीकार कर पाएगा, क्योंकि कंचन कोई और नहीं बल्कि खुद उसके पति के माँ की कातिल है। तो एक बेटा अपने माँ की कातिल के साथ आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, उसके सामने ये किस तरह का धर्म संकट और किस तरह की मानसिक स्थिति होगी, मैं ये भी सोचता हूँ। साथ ही कंचन उन छोटे छोटे बच्चों की माँ, जाहिर है अब उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजारनी होगी, बशर्ते कि अदालत उस पर कोई रहम दिखाए और उसे छोड़ दे, या मतलब कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट उसे मिले। तो गुस्से में किया गया एक फ़ैसला या गुस्से में उठाया गया एक कदम कितना घातक और कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस घटना को सुनकर वो बात आसानी से समझी जा सकती है। इस मामले में शायद कंचन पकड़ी नहीं जाती अगर सीन ऑफ क्राइम से सरसों तेल की बू नहीं आ रही होती, लाश के ऊपर उसके छींटे नहीं मिले होते और किचन में वो आधी खुली हुई सरसों तेल की बोतल नहीं मिली होती। क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जिसे देखकर पुलिस को ये शक हो गया था कि इस घटना के पीछे जो है कोई बाहरी आदमी नहीं बल्कि किसी इनसाइडर का, यानी घर के ही किसी मेंबर का हाथ हो सकता है। और पुलिस ने फाइनली उस एंगल को एक्सप्लोर किया, उस एंगल पर इन्वेस्टिगेट किया मामले को और इस केस का खुलासा कर दिया। तो ये थी कहानी, जो अपने आप में बहुत दुखद है। आज की कहानी यहीं तक। चूँकि मैं पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर था, आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने कमेंट्स किए थे वो काफ़ी पुरानी बात हो गई। अब आपसे गुजारिश है कि नई स्टोरी पर आपकी राय क्या है, क्या सोचते हैं, इस तरह की घटनाओं से कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है, इस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें लिखकर ज़रूर बताएं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।